चलिए क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें कि हमने यहाँ पर अभी तक के लगभग 60 लेक्चर है ना, 60 लेक्चर सिर्फ प्रीवियस ईयर को लेकर, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर को लेकर हमने यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। कितने? 60 लेक्चर, समझ रहे हो? लगभग 60 लेक्चर हमने प्रीवियस ईयर के यहाँ पे ले चुके हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, और आपको यहाँ पे देखते रहना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द एग्जाम। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए तो इसको जल्दी से अपन पढ़ते हैं, जल्दी से खत्म करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ये अभी तमिलनाडु पीएससी का क्वेश्चन पेपर चल रहा है, राइट? चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है चेक करते हैं। Name of the common indicator used in determining pH. Determining pH produced yellow as the final color. Produced yellow as the final color when added to water sample. When added to water sample. ठीक है, इसमें कौन सा? फेनॉल रेड, केरोसेल, क्लोरोफेनॉल एंड टोली, क्या है? टोली रेड। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा क्या? सिंपल 51 का आपका यहाँ पे हो जाएगा सिंपली। देखो एक चीज, सब चीज याद होना चाहिए आपको, याद नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो सिंपल 51 का यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, टॉली टॉली टॉलिल रेड। ठीक है, टॉलिल रेड अपन यूज करते किसके लिए? यहाँ पे, ठीक है, पीएच वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, येलो ग्रीन येलो कलर प्रोड्यूस करने के लिए, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 52 क्या बोल रहा है। सिंपल चेक करना है फास्ट तरीके से। 52, यस 52 में देखो, इन एन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ठीक है, स्लज प्रोसेस, द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स ऑफ अ गुड स्लज रेंजेस बिटवीन, ठीक है, गुड स्लज रेंजेस बिटवीन। ठीक है, तो एक्टिवेटेड स्लज में जो आपकी स्लज निकल कर आती है वो कितना आता है? ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है। इसका आंसर आपका सिंपली हो जाएगा कितना? बी। ठीक है, 52 ठीक है, 5200 मिलीग्राम पर ml पर ग्राम। ठीक है, तो ये आपकी SVI, ठीक है, सर्ज वॉल्यूम इंडेक्स जो होता है, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में, तो ये होता है कितना? 5200 मिलीग्राम पर ml पर ग्राम। क्वेश्चन नंबर 53 चेक कीजिए क्या बोल रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द IS, ठीक है, 3306 द टोलरेंस लिमिट्स फॉर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स discharged into public sewer should have effluent temperature not exceeding, ठीक है, टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? देखो आंसर यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जो एफ्लुएंट होगा, है ना, एफ्लुएंट का टेम्परेचर जो रहना चाहिए वो 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 45 डिग्री को एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर। ठीक है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। पब्लिक सीवर आपकी रहेगी, उसमें इंडस्ट्रियल सीवर का जो एक तरीके से क्या बोलना चाहिए, सीवेज है, वो आपका 45 डिग्री, उसका जो टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारी दिक्कत होती है, उसको इन्वायरमेंट में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए क्या बोल रहा है। इफ द डायमीटर ऑफ अ रिइंफोर्समेंट बार, ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ अ रिइंफोर्समेंट बार इज डी, इफ द diameter of a reinforcement bar is d, the ठीक है, encourage value u type of hook is, ठीक है, u type of hook is, राइट? ठीक है, encourage value, तो u टाइप आपका हुक है, तो उसके लिए आपका क्या हो जाएगी? वैल्यू क्या हो जाएगी? इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान देते हुए चलना है आपको 54 में। सिंपल, तो इसका हो जाएगा सिंपली यहाँ पे डी, 16D। ठीक है, यू टाइप में आपका 16D आपके यहाँ पे लेकर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, इसके डीप में थोड़ा सा जाके अपन चेक कर लेते हैं। देखो वैल्यू ऑफ
द एनकरेज वैल्यू ऑफ अ बेंड, ठीक है, एनकरेज वैल्यू ऑफ अ बेंड शेल बी टेकन एज 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार, ठीक है, 4 टाइम्स 4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार, ठीक है, फॉर ईच 45 बेंड 45 डिग्री बेंड सब्जेक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार, राइट। ये सारी कहानी है, सब चीज पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, एनकरेज वैल्यू ऑफ अ स्ट्रीम्ड एनकरेज वैल्यू ऑफ स्ट्रीम्ड यू टाइप हुक इज इक्वल टू 16 टाइम्स, ठीक है, 16 टाइम्स, राइट। यदि आपका देखो 45 टाइप्स, यदि 45 डिग्री बेंड रहा तो उसमें हम कितना लेके चलेंगे, ठीक है, 45 डिग्री हम उसमें रहा तो आपका हम लेके चलेंगे 4 टाइम्स ऑफ द डायमीटर, राइट। और आपका यदि यू टाइप है तो उसमें हम 16 टाइम्स लेकर चलेंगे, राइट। तो ये सारी कहानी आपको ध्यान देना है, ठीक है। एनकेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है, 90 डिग्री बेंड इज 8 टाइम्स, 90 डिग्री के लिए 8 टाइम्स लेके चलते हैं, 45 के लिए 4 टाइम्स और आपका यू टाइप के लिए 16 टाइम्स हम लेकर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 की चेक कीजिए क्या बोलता है। पेडेस्टल कॉलम आर वेरी शॉर्ट कॉलम विथ इफेक्टिव लेंथ लेस देन 3 टाइम्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है, 3 टाइम्स, राइट, 3 टाइम्स। तो पेडेस्टल में 3 टाइम्स ही होता है, मैंने आपको बता के रखा था 4 टाइम्स, ठीक है। फिर उसके बाद में वेरी शॉर्ट कॉलम विथ इफेक्टिव लेंथ मोर देन तो नहीं होगा, है ना, लेस देन ही होता है, ठीक है। इसका आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, 55 का सिंपली यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, 55 का ए। तो पेडेस्टल कॉलम के लिए एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय लेटरल, ठीक है, लिस्ट लेटरल डायमेंशन होता है, तो ये होता है आपका क्या सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, लेस देन 3, ठीक है, लेस देन 3। उसके बाद में जो शॉर्ट कॉलम होता है वो होता है कितना, 3 और आपके 12 के बीच में, और आपका जो लॉन्ग कॉलम होता है वो 12 से ग्रेटर होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 56 की बात करते हैं। इन सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम, ठीक है, इन सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम, if the failure strain of concrete in bending compression reaches earlier than yield strain in steel, the beam section is called, right। क्वेश्चन कितने बार ये रिपीट हो गया है, फिर भी देखो, सिंगली रिइंफोर्स आपकी बीम है, फिर ठीक है, फेलियर स्ट्रेन ऑफ अ कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन रीचेस अर्लियर देन द इल्ड स्ट्रेन इन स्टील। तो आपका कहने का मतलब कंक्रीट में पहले पहुंच गया, ठीक है, तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी, ठीक है, वो कौन सी हो जाएगी आपकी, सिंपल इसमें हो जाएगा डी, ठीक है, ये डी ओवर रिइंफोर्समेंट, क्योंकि कंक्रीट में पहले पहुंच गया ना, ठीक है। कंक्रीट में यदि नहीं पहुंचता और आपका स्टील में रहता तो अंडर रिइंफोर्समेंट हो जाता। चलो, उसके बाद में तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन रेक्टेंगुलर, तो ये तो आपका रेक्टेंगुलर के लिए यहाँ पे 1.5 होता ही है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए 57 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन रोल्ड स्टील आई बीम शियर फोर्स इज मोस्टली रजिस्टर्ड बाय, ठीक है, वेब ऑनली, टॉप फ्लेंज ऑनली, बोथ वेब एंड फ्लेंजेस एंड बॉटम फ्लेंजेस ऑनली, राइट। इस केस में आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, इस केस में आपका क्या हो जाएगा, देखो, रोल्ड आई से आई स्टील आई बी में, राइट, आई बी में आपकी इस तरीके से आई बी में उसमें बोलता है कि शियर फोर्स इज मोस्टली रजिस्टर्ड बाय, तो शियर फोर्स आपका किसके द्वारा रजिस्टर किया जाता है, वेब के द्वारा। रिपीटेड क्वेश्चन था, वेब के द्वारा शियर फोर्स यहाँ पे रजिस्टर्ड किया जाता है, ठीक है, वेब के द्वारा आई सेक्शन में शियर फोर्स रजिस्टर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 चेक कीजिए। अ लग एंगल, ठीक है, लग एंगल, ये लग जाता है किसी को भी ना, ये लग एंगल लग जाता है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, लग एंगल का सिंपल 59 में इसका पहली चीज तो देखो, पहली चीज लग एंगल का या आपका आंसर हो जाएगा क्या, रिड्यूसेस द ज्वाइंट लेंथ, ठीक है, रिड्यूसेस ज्वाइंट लेंथ एंड शियर लेग, ठीक है।
ज्वाइंट लेंथ जो होती है आपकी, आपकी ज्वाइंट लेंथ एंड आपकी जो सियर लेग होती है, ठीक है, सियर लेग, राइट, ज्वाइंट लेंथ एंड सियर लेग को यहाँ पे ये, ठीक है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो लग एंगल इज वन सच डेवलपमेंट विच कैन बी यूज इफेक्टिवली इन डिजाइनिंग ऑफ टेंशन मेंबर, ठीक है, टेंशन मेंबर में लग एंगल का यूज किया जाता है, ठीक है। लग एंगल इज स्मॉल पीसेस ऑफ एंगल, ठीक है, लग एंगल इज स्मॉल पीसेस ऑफ एंगल यूज्ड टू कनेक्ट आउट स्टैंड लेग्स ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, ऑफ ऑफ द गेस्ट, ठीक है, सॉरी, ऑफ द गसेट प्लेट, ठीक है, ये चीज हो गया। द पर्पस ऑफ लग एंगल इज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन टू द गसेट प्लेट, ठीक है, गसेट प्लेट एंड टू रिड्यूस शियर लग इफेक्ट, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। लग एंगल किसके लिए यूज किया जाता है? लग एंगल आपका यूज किया जाता है आपका सिंपल, जो लग एंगल आपका यूज किया जाता है किसके लिए? सिंपल आपका लग एंगल यूज किया जाता है आपका, यहाँ पर याद रखो भाई, किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, लेंथ को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ इफेक्टिव थ्रोट ऑफ फिलेट, ठीक है, थ्रोट ऑफ फिलेट वेल्ड, ठीक है, टू इट्स साइज इज, क्वेश्चन आपको अच्छा है, ठीक है, रेशियो ऑफ इफेक्टिव थ्रोट ऑफ फिलेट वेल्ड टू इट्स साइज, इसका आपका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका आपका आंसर हो जाता है, देखो, टी, ठीक है, टी इक्वल्स टू आपका हो जाता है S/√2, ठीक है, या फिर T/S इक्वल्स टू, राइट, T/S इक्वल्स टू आपका, ठीक है, T/S इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 1/√2, तो 1/√2 की वैल्यू होती है कितनी, 0.707, ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, देखो, इन प्री टेंशनिंग सिस्टम द प्री स्ट्रेस इज इम्पार्टेड, ठीक है, प्री स्ट्रेस इज इम्पार्टेड टू कंक्रीट बाय कंप्रेशन द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट टेंशन बेरिंग, ठीक है, तो इसका आंसर आपका सिंपल हो जाएगा क्या, 61 का बी, है ना। सही बात है यार, देखो, जो स्टील से ट्रांसफर होता है कंक्रीट में, बात समझ में आ रही ना, स्टील से ट्रांसफर हुआ कंक्रीट में, तो जैसे ट्रांसफर होता है, जैसे ही आपका ट्रांसफर होता है, तो उस केस में होगा क्या, जो स्टील है, किसके थ्रू ट्रांसफर होएगा, ये बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 62 में चलते हैं, 62 का क्या बोलता है, देखो, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू कोहेजन, surface tension is due to cohesion between liquid particles at the surface, ठीक है, liquid particle at the surface, whereas is due to both cohesion and adhesion, ठीक है, cohesion and adhesion, राइट। क्वेश्चन क्या बोलता है, सरफेस टेंशन जो होता है आपका, सरफेस टेंशन किसके वजह से होता है, ठीक है, ये होता है आपका कैपिलरिटी। 62 का आपका हो जाएगा सिंपली बी, ठीक है। तो सरफेस टेंशन जो फेनोमेना है वो आपका किसके कारण होता है, याद रखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपका कैपिलरी एक्शन की वजह से सरफेस टेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चेक करो, 63 क्या बोल रहा है यहाँ पे, द प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आपका लेस है, तो वैसा प्रेशर आपका क्या कहलाएगा, सक्शन प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर एंड पॉजिटिव गेज प्रेशर, ठीक है। तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा, 63 का आपका सिंपली यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है, नेगेटिव गेज प्रेशर कहलाता है। यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आपका कम हो गया तो नेगेटिव गेज प्रेशर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसमें आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाते हैं, ठीक है। प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेगेटिव प्रेशर, ठीक है, नेगेटिव गेज प्रेशर, और गेज प्रेशर जो होता है, गेज प्रेशर इक्वल्स टू आपका एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस आपका, ठीक है,
एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ठीक है, एब्सोल्यूट माइनस आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ठीक है। तो इसको याद याद रखना है जी, ठीक है, जी गेज प्रेशर इक्वल्स टू एब्स एब्स माइनस एटीएम, एब्स माइनस एटीएम, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू आपका होता क्या है, देखो सबसे पहली चीज एब्सोल्यूट प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो गेज प्रेशर विल बी नेगेटिव, ये सारी कहानी आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच, ठीक है, विच नोच इज प्रिफर्ड, विच नोच इज प्रिफर्ड फॉर मेजरिंग द लो डिस्चार्ज, मेजरिंग द लो डिस्चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच विच नोच है ना, विच नोच इज प्रिफर्ड फॉर मेजरिंग द लो डिस्चार्ज, कौन सा लो डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए यहाँ पे नोच का यूज किया जाता है, ट्रेंगुलर, रेक्टेंगुलर, पैराबोलिक, कौन सा नोच है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है आपका ट्रेंगुलर, राइट, ट्रेंगुलर ही आपका बहुत ही कम डिस्चार्ज को ये मेजर करता है, राइट, याद रखना है, ठीक है। वी नो मतलब एक तरीके से आपका स्मॉल डिस्चार्ज के लिए वी नोच का यूज किया जाता है, राइट, वी नोच। चलिए, और एक चीज है ट्रेंगुलर वियर जो होता है, ठीक है, हेड इज लार्ज इवन फॉर स्मॉल डिस्चार्ज, ठीक है, हेड लार्ज रहता है आपका किसका, आपका ट्रेंगुलर वियर का, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65, ठीक है, मोशन ऑफ रोटेटिंग मास, मोशन ऑफ रोटेटिंग मास ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है, मोशन ऑफ रोटेटिंग मास ऑफ फ्लूइड इज नोन एज, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 65 का सिंपल वर्टेक्स मोशन, मास यदि रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे वर्टेक्स मोशन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, डेल्टा एंड ड्यूटी के बारे में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 8.64 डी, सॉरी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सॉरी गलती से, ये हो जाएगा, ठीक, ये वाला सी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है, 66 का सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे चेक करना क्या बोल रहा है, द डिस्चार्ज ऑफ वाटर थ्रू अ रेक्टेंगुलर चैनल, ठीक है, रेक्टेंगुलर चैनल है आपका, और उसका उसमें जो डिस्चार्ज है, ठीक है, वो सारी चीज बता रहा है। विड्थ आपकी 8 मीटर दे के रखा है, डिस्चार्ज आपका मीटर क्यूब पर सेकंड 15 मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है, डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर देखे रखा है, डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर देखे रखा है 1.2 मीटर, राइट, द स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर, ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी आपको बतानी है, ठीक है, स्पेसिफिक एनर्जी। तो इसमें सबसे पहली चीज तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बात समझ रहे हो, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, देन आप इजीली इसमें क्या कर सकते हो, आंसर को ला सकते हो, राइट। तो स्पेसिफिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, बहुत ईजी है, ठीक है, ई इक्वल्स टू आपका वाई प्लस, ठीक है, वाई प्लस बी स्क्वायर टू जी, ठीक है, ये आपका स्पेसिफिक एनर्जी का फार्मूला होता है। बस इसमें आपको वैल्यूज पुट कर देनी है, आपका इजीली आंसर निकल कर आ जाएगा, राइट। चलिए, तो आपका 1.2 मीटर आपको देके रखा है, 1.2 मीटर आपको देके रखा है, प्लस, ठीक है, प्लस आपका 15 15 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 12, 8 इंटू 12 का स्क्वायर, राइट, और आपका डिवाइड में आपका हो जाएगा क्या 2 इंटू 9.81, ठीक है, सिंपल। तो यहां से आपका आंसर निकल कर आ गया क्या 1.324 मीटर, 1.324 मीटर, ठीक है, ये चीज आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जल्दी से, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एस कर्व इज द एजम्पशन ऑफ, सॉरी समेशन ऑफ, ठीक है, एस कर्व इज द समेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, टोटल रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ठीक है, इफेक्टिव रन ऑफ, इफेक्टिव रेनफॉल हेटोग्राफ, ठीक है, बेस फ्लो कर्व, ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सिंपली क्या 68 का आपका ए, है ना, यूनिट हाइड्रोग्राफ का ये समेशन होता है, ठीक है। S curve hydrograph may be defined as the hydrograph of direct runoff resulting from a continuous effective rainfall, of uniform intensity 1 by d centimeter per hour, ठीक है। उसके बाद में the S curve is constructed by adding together a series of d hour unit hydrograph, each legged by d hour with respect to the previous one,
ठीक है, ये सारी कहानी थी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ वायर इन मैग्नल बेटून मैग्नल केबल। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, आपको ध्यान देनी है सारी बातें। ठीक है, जो आपका एक तरीके से जो नंबर होते हैं वायर्स के मैग्नल बेटून में कितने होते हैं। ठीक है, मैग्नल बेटून में आपके कितने होते हैं, यहाँ पे सिंपली 2 से 64। ठीक है, 2 से 64 मैग्नल बेटून में ये चीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, 64 याद रखना है। ठीक है, 64 मेगन इस तरीके से याद रख लो, 64 मेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सेक्शन फैक्टर ऑफ अ रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन ऑफ विड्थ बी डेप्थ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली 70 का यहाँ पे बी। ठीक है, बी वाई की पावर 1.5। ठीक है, बी वाई की पावर 1.5। ठीक है, ये चीज आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है, बहुत अच्छा, एक तरीके से थोड़ा ठीक ठाक ही है जो रेक्टेंगुलर चैनल में आपका होता है। ठीक है, जो सेक्शन फैक्टर एक तरीके से बोला जाए वो होता है आपका जेड इक्वल्स टू बी वाई की पावर 1.5, बी वाई की पावर 1.5, ये चीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखो 71 की बात करते हैं, द वियर इज ऑलवेज अलाइंड, द वियर इज ऑलवेज अलाइंड एट राइट एंगल। ठीक है, एट राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्लो बिकॉज। ठीक है, द वियर इज ऑलवेज अलाइंड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्लो बिकॉज। ठीक है, बात समझना है, ऐसा क्यों वियर वियर जो होता है, वियर को क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, इट एंश्योर लेस लेंथ ऑफ वियर, इट गिव्स गुड डिस्चार्जिंग कैपेसिटी, इट इज इकोनॉमिकल, इट एंश्योर लेस लेंथ गुड डिस्चार्ज एंड इकोनॉमिकल। ठीक है, तो 71 का सिंपल यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। सही बात है ना। देखो इनसे लेस लेंथ हो जाएगी, ठीक है, उसमें उसके बाद में गुड डिस्चार्ज मिल जाएगा अपने को, और इकोनॉमिकल में भी बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वियर इज ऑलवेज अलाइंड एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द रिवर फ्लो। ठीक है, राइट एंगल में इसको अपन वियर को कंस्ट्रक्ट करते हैं रिवर के फ्लो के, जिससे कि अपने को क्या होता है, लेस लेंथ, गुड डिस्चार्ज एंड इकोनॉमिकल भी बहुत अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं 72, द वर्टिकल डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, एच बार। ठीक है, तो ये तो आपको इजीली, ये तो आपको याद भी होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सी 72 का आपका सिंपली क्या हो जाएगा, सी, राइट। तो यहाँ पे एच पी इक्वल्स टू क्या हो गया, एच पी इक्वल्स टू सिंपली एच सी या एक्स बार आई 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 जी साइन स्क्वायर डिवाइड बाय ए एक्स बार। ठीक है, ये याद ध्यान रखना है, एक्स बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर बाय एक्स ए एक्स बार। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार लिख के बता देता हूँ, एक्स बार प्लस आई जी साइन स्क्वायर थीटा, आई जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आपका ए एक्स बार, राइट। ये चीज आपको पता करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 73, राइट। 73 में चेक करना है। ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन अ पाइप। ठीक है, बेंडिंग फॉर एक्स डायरेक्शन आर एक्स इज गिवन अ, राइट। इसका आंसर कैसे हो जाएगा, 73 का आंसर आपका हो जाएगा सिंपली, देखो फोर्स एक्सर्टेड इक्वल्स टू आपका होता है चेंज इन मोमेंटम, फोर्स एक्सर्टेड इक्वल्स टू आपका चेंज इन मोमेंटम हो जाता है, राइट। तो इस केस में आपका चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हो, चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं, पी, ये आप ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ये वाला P1 A1 माइनस P2 A2 माइनस QV2। ठीक है, QV2 माइनस V1। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन चेक कीजिए, क्या बोल रहा है, बर्नौली इक्वेशंस। ठीक है, बर्नौली इक्वेशंस रिटर्न, बर्नौली इक्वेशन रिटर्न इन अ कन्वेंशनल फॉर्म दिस। ठीक है, कांस्टेंट आपका टोटल पर एनर्जी पर यूनिट। ठीक है, तो इसका तो आपका क्या हो जाता है, वेट, 74 का सिंपली वेट होता है।
ये चीज ध्यान रखनी है, राइट। ठीक है, इसमें से जो ये इसको बोलते हैं अपन क्या, प्रेशर हेड, राइट। प्रेशर हेड या प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट बोला जाता है। ठीक है, और इसको बोला जाता है आपका वेलोसिटी हेड। ठीक है, वेलोसिटी हेड या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट। ठीक है, और ये जेड होता है आपका डेटम हेड। ठीक है, डेटम हेड मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, ऐसा इसको बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। द पाथ द पाथ ट्रीटेड सॉरी द हाँ द पाथ ट्रेस्ड बाय अ सिंगल पार्टिकल। ठीक है, सिंगल पार्टिकल्स ऑफ स्मोक स्वीविंग फ्रॉम अ इनसेंस स्टिक इच। ठीक है, सिंगल पार्टिकल की बात की जा रही है। सिंगल पार्टिकल की बात मतलब कि आपका फ्लो लाइन हो गया, स्टिक लाइन, स्टीम लाइन, पाथ लाइन। ठीक है, तो इसमें सिंपल आपका हो जाएगा 75 का सी, पाथ लाइन। ठीक है, सिंगल पार्टिकल मतलब पाथ लाइन। ठीक है, सिंगल पार्टिकल आपका पाथ में लगा हुआ है, सिंगल पार्टिकल। ठीक है, आपका पाथ में लगा हुआ है, याद रखना है, सिंगल पार्टिकल इज इन पाथ। चलो, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, हाईएस्ट इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। इसमें आपका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी। ठीक है, मतलब देखो, रॉक आउट क्रॉप, कंक्रीट पेवमेंट इन एयरपोर्ट, ग्रेज्ड पास्चर एंड फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, तो इसमें आपका हाईएस्ट इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी किसकी होगी, तो सिंपल है, 76 का आपका हो जाएगा डी, फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट लैंड इसलिए इसलिए होगा फॉरेस्ट लैंड बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट लैंड विल हैव हाईएस्ट इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, वेयर एज कंक्रीट पेवमेंट इन एयरपोर्ट विल हैव lowest infiltration capacity. It is because the water will get drained off easily in case of concrete pavement, but in forest land it is not able to drain off। बात समझ आ गई। अब इसमें दूसरी चीज ये भी है कि जो आपकी फॉरेस्ट लैंड है उसमें आपका बहुत सारे एक तरीके से उसमें बहुत छोटी छोटी क्या पोरस मीडियम होंगे, पोरस, बिकॉज ऑफ वहाँ पे बहुत सारे आपके पौधे वगैरह या ऐसे कुछ ग्रास वगैरह लगी हुई रहती है। ठीक है, तो उस वजह से ऑटोमेटिकली पानी क्या कर जाता है, इस बहुत ही फास्ट रेट से इनफिल्ट्रेट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में क्या बोल रहा है, थ्री बेसिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के तीन बेसिक आपके वो बताना है। ठीक है, तो लैंड वाटर एंड एयर, लैंड वाटर एंड एयर। ठीक है, हाईवे, रेलवे, एयरवे, हाईवे, रेलवे, एयरवे। ठीक है, हाईवे, रेलवे एंड एयरवे, एयर। ठीक है, इसका सिंपल है मेरे भाई, इसका सिंपल आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 77 का ए हो जाएगा, है ना। देखो, हाईवे जो है लैंड पे बनेगी, रेलवे भी लैंड पे बनेगी, एयरवे सब, एयरवे खैर एयर पे बनेगी पर लैंड पे आना पड़ेगा, पर बेसिक जो फंडामेंटल आपकी चीजें हैं वो क्या हो जाएगी, लैंड वाटर एंड एयर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के वे। फिर उसके बाद में बम्प इंडिकेटर, अच्छा क्वेश्चन आया बहुत टाइम बाद में। बम्प इंडिकेटर यूज किया जाता है किसके लिए, मेजिंग पेमेंट सरफेस कंडीशन, मेजिंग पेमेंट ऑफ सरफेस कंडीशन, यही आपका आंसर हो जाएगा 78 का ए। ठीक है, बम्प इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर किसके लिए, इज यूज्ड फॉर अंडुलेशन। ठीक है, सरफेस अंडुलेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से। इफ डी इज द डी इज द थिकनेस ऑफ अ कंक्रीट पेवमेंट, राइट, the equivalent radius b resisting section, ठीक है, फॉर एन इंटीरियर लोडिंग इज। ठीक है, इंटीरियर लोडिंग के लिए आपका यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सही हो जाएगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सिंपली बी। ठीक है, देखो बी इक्वल्स टू आपका अंडर रूट 1.6 प्लस डी का स्क्वायर, 1.6 प्लस डी का स्क्वायर माइनस में आपका 0.675 डी। ठीक है, 0.675 और यहाँ पे डी। ठीक है, ये चीज हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना है, 1.6 प्लस, ठीक है, 1.6 प्लस डी का स्क्वायर, राइट, माइनस 0.675 डी, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है,
तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। और जहां पर आपका, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्या बोल रहा है? सिलेक्शन ऑफ गेज डिपेंडेंस, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, सिलेक्शन ऑफ गेज डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ स्लीपर एंड बलास्ट, ठीक है, टाइप ऑफ स्लीपर एंड बलास्ट, पॉइंट एंड क्रॉसिंग, ट्रैफिक वॉल्यूम एंड स्पीड। तो ये वाला सी आपका आंसर हो जाएगा। रिपीटेड था तो सी आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, राइट। हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प, इसके कारण अपन इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ गेज डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक वॉल्यूम एंड स्पीड। फॉर हाई स्पीड एंड लार्ज ट्रैफिक वॉल्यूम ब्रॉड गेजेस आर यूज्ड, ठीक है। एंड फॉर लेस ट्रैफिक वॉल्यूम, ठीक है, एंड स्पीड मीटर गेज और नैरो गेज आर यूज्ड, ठीक है। पहले आपके मीटर गेज एंड नैरो गेज यूज किया जाता था पहले के टाइम में, जब क्या वॉल्यूम भी कम थी और स्पीड भी उतनी जरूरत नहीं थी, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो द स्टैंडर्ड्स एंड लॉस फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट, ठीक है, आर गवर्नड बाय, कौन इसको गवर्न करता है? तो आईसीएओ करता है, ठीक है, आईसीएओ। तो 81 का आपका सिंपली आंसर होगा आईसीएओ, ठीक है। ये चीज इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 में आपका बोल क्या रहा है, चेक करना है। 82 में आपका, हाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन कंसिडरेशन, ठीक है, टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिटरमाइनिंग ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इन फोर लेन हाईवे, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग टाइम, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग ओवरटेकिंग ऑपरेशन, ठीक है, रिएक्शन डिस्टेंस प्लस ओवरटेकिंग डिस्टेंस, ठीक है, या फिर आपका डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम प्लस डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग ओवरटेकिंग ऑपरेशन प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय अपोजिट ट्रैफिक। तो इसका सिंपल ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राइट। सिंपल ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ फार्मूला एक बार लिख के। जो D1 होता है, ठीक है, जो D1 होता है, D1 इक्वल्स टू आपका 0.278 VB TR, ठीक है, ये चीज हो जाता है। उसके बाद में D2 बराबर यहाँ पे क्या होता है? D2 बराबर B+2S, ठीक है, वेयर B इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा? वेयर B इक्वल्स टू 0.278 VB, ठीक है, T, ठीक है, ये चीज B हो जाता है। और यहाँ पे प्लस S की वैल्यू हो, ठीक है, ये कहानी आपकी यहाँ पे हो गई। और यहाँ पे जो T होता है ना, T, तो T बराबर आपका हो जाता है √4S डिवाइडेड बाय A। तो ये चीज आपकी यहाँ पर हो जाती है, राइट। और D3 आपका सिंपल क्या हो जाता है? 0.278, ठीक है, V इंटू टी, राइट। ये कहानी आपकी यहाँ पर हो जाती है। और OSD, टोटल OSD होता है आपका D1 प्लस D2 प्लस D3, ये आपका टोटल OSD हो जाता है, राइट। चलिए, ये कहानी है आपकी यहाँ तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग 500 मीटर लॉन्ग रेलवे ट्रैक, ठीक है, नंबर ऑफ स्लीपर आपको बतानी है। 500 मीटर लॉन्ग रेलवे ट्रैक है, यूजिंग स्लीपर डेंसिटी ऑफ M+5 एंड रेल लेंथ ऑफ 10 मीटर, ठीक है। आपका ये सारी कहानी इनने दे के रखें, इसमें आप कैसे इसको निकालोगे, ठीक है। तो सिंपली आपको करना क्या पड़ेगा, M+5 मीन्स होता क्या है? M+5 मीन्स का मतलब ये हो गया कि जो, देखो 10 मीटर आप इसने दे के रखा है, ठीक है, M मतलब 10 मीटर रेल की लेंथ, तो 10 + 5 15 आ गया आपका सिंपली, और 15/10 मल्टीप्लाई बाय 500, तो इक्वल्स टू आपका 750 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 750 स्लीपर है ना, स्लीपर्स यूज, ठीक है, 750 आपकी लग जाएगी 500 मीटर के लेंथ में। कैसे निकाला आपने? M+5 बोल दिया तो 10 को प्लस कर दिया, 15 हो गया, 15 में डिवाइड कर दिया 10 को,
ठीक है। 15 में आपने डिवाइड कर दिया कितने को, 10 को, 10 मीटर, ठीक है, और मल्टीप्लाई में आप 500 कर दिए, तो इजीली आपका यहाँ पे वैल्यू निकल कर आ गई। क्वेश्चन नंबर 85 में चलते हैं जल्दी से। इन हाईवे कंस्ट्रक्शन रोलिंग स्टार्ट, ठीक है, रोलिंग स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, हाईवे कंस्ट्रक्शन रोलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम फ्रॉम सेंटर, ठीक है, फ्रॉम सेंटर प्रोसीड टू साइड, फ्रॉम साइड एंड प्रोसीड टू सेंटर, ठीक है, ये सारी कहानी आपकी दी हुई है। इसका सिंपल आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, फ्रॉम साइड एंड प्रोसीड टू सेंटर एंड यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म ओवरलैपिंग, यूनिफॉर्म ओवरलैपिंग। हाईवे कंस्ट्रक्शन में जो रोलिंग करते हैं अपन, वो कहाँ से करते हैं, सबसे पहले साइड में, उसके बाद में सेंटर की तरफ आते हैं, देन यूनिफॉर्म अपन आगे चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाई बार्स आर डिजाइन टू विथ स्टैंड, ठीक है, टाई बार किसके लिए यूज किया जाता है, किस चीज को लेने के लिए, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेसेस या कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेसेस या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड कंबाइंड स्ट्रेस। आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, टाई बार का यूज किया जाता है बेंडिंग स्ट्रेसेस के लिए, ठीक है, टाई बार का यूज किया जाता है आपका सिंपली, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, टाई बार का यूज किया जाता है आपका, टाई बार का यूज किया जाता है आपका 80, ठीक है, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस के लिए टाई बार का यूज किया जाता है, ये चीज ध्यान रखना। टाई बार यूज्ड फॉर टेंसाइल, टाई में टी आ गया इसलिए यहाँ पे टेंसाइल, ठीक है, ऐसे याद रख लेना है, टाई में टी मतलब टेंसाइल। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, जरा ये क्वेश्चन चेक कीजिए क्या बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल, द वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ पीरियड, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ पीरियड इज नोन एज, ठीक है, डिसमेंटल प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ पीरियड इज नोन एज स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, जंक वैल्यू, साल्वेशन वैल्यू एंड कंसोलिडेशन वैल्यू, ठीक है। इसका हो जाएगा, तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, स्क्रैप वैल्यू, राइट, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू आपका यहाँ पे हो जाएगा, राइट। स्क्रैप वैल्यू इज द वर्थ ऑफ अ फिजिकल, ठीक है, एसेट, फिजिकल एसेट, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स व्हेन द एसेट itself is deemed no longer usable, the individual components known as scrap are worth something, ठीक है, worth something if they can be put to other uses, it is also known as salvage value, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बात करते हैं डिस्ट्रेस्ड सॉरी, आगे बात कर लेते हैं। when a property is solid when a property is solid at a lower price, at a lower price than that of an, ठीक है, than that of an open market rate, ठीक है, is known as, तो इसको बोलते हैं अपन डिस्ट्रेस्ड वैल्यू, ठीक है, डिस्ट्रेस्ड वैल्यू। when a property is sold at a lower price, प्रॉपर्टी आपने लोअर प्राइस में खरीद ली, ठीक है, सॉरी बेची है ना, सोल्ड एट अ लोअर प्राइस देन दैट ऑफ एन ओपन मार्केट इज नोन एज डिस्ट्रेस्ड वैल्यू, डिस्ट्रेस वैल्यू, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। डिस्ट्रेस वैल्यू क्या होता है, एन एसेट दैट इज पुट ऑन sale usually at a cheap price because its owner is forced to sell it, right. This would be various reasons, this would be various reasons for this, including bankruptcy, ठीक है, including bankruptcy, excessive debt and regulatory कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है, ये सारी कहानी होती है, डिस्ट्रेस वैल्यू बोला जाता है यदि कम में मिल रही है तो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिएगा यहाँ पे बोल क्या रहा है। देखो, द हाइट ऑफ एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ अर्थ फील्ड इज नोन एज, ठीक है, द हाइट ऑफ एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ अर्थ फील्ड इज नोन एज, राइट, earth field is known as, the height of extra quantity of earth field is known as settlement allowance, additional settlement, extra height allowance, embankment allowance, ठीक है। तो इसका आंसर
आपका सिंपली हो जाएगा, क्या सिंपली हो जाएगा यहाँ पे। देखो क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे हैं तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, राइट। इसका आंसर होगा सेटलमेंट अलाउंस, राइट, सेटलमेंट अलाउंस। तो सेटलमेंट अलाउंस ऑफ अ सॉइल बैंक्स इज common and an allowance must be made for settlement of the dam embankment. An allowance of 50% of the dam, ठीक है, सॉरी 5%, an allowance of 5% of the height of the embankment to cater for settlement is necessary। ठीक है, ये सारी कहानी थी। आगे बढ़ते हैं फास्ट। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, ठीक है, कॉस्ट इंडेक्स मेथड एंड बे मेथड। ठीक है, इसका कैसे आंसर करोगे, ठीक है, कैसे आंसर करोगे। डिटेल एस्टिमेट, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, सेंट्रल लाइन एस्टिमेट। ठीक है, तो इसका सिंपली आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर बी, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट का मतलब क्या हो गया, इट इज एन अप्रॉक्सीमेट और रफ एस्टिमेट, इट इज एन अप्रॉक्सीमेट और रफ एस्टिमेट प्रिपेयर्ड। ठीक है, प्रिपेयर्ड, ठीक है, प्रिपेयर्ड टू ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इन शॉर्ट टाइम। ठीक है, ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इन अ शॉर्ट टाइम। द गिवन मेथड आर टाइप ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बी वाला आपका सिंपली क्या हो जाएगा, ये जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में ये सारी कहानी यहाँ पे आ जाएगी। प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, कॉस्ट इंडेक्स मेथड एंड बे मेथड। ठीक है, ये सारी चीज यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में द मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो फॉर स्टील टेंशन मेंबर is, right, the maximum cylinder ratio for a steel tension member is, कितना हो जाएगा। स्टील टेंशन मेंबर में आपका यहाँ पे सिंपल आंसर, ठीक है, इसका हो जाएगा 400। ठीक है, सिलेंडरनेस रेशियो से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से रट लेना है अपने दिमाग में। सिलेंडरनेस रेशियो से क्वेश्चन आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट और आपका बनता ही बनता है। तो 400 होता है किसके लिए, टेंशन मेंबर के लिए, स्टील टेंशन एसटीएम। ठीक है, एसटीएम के लिए 400। ठीक है, फोर स्टीम याद रख लो, फोर स्टीम ऐसे याद रख लेना, फोर स्टीम। ठीक है, स्टील टेंशन मेंबर फोर स्टीम, 4 से 400। चलो आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट, राइट, मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट, क्यूब रेट एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट, बिल्डिंग कास्ट इंडेक्स एस्टिमेट। तो सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, डिटेल्ड एस्टिमेट। ठीक है, ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट जो एस्टिमेट होता है वो क्या होता है, डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट में हम करते क्या है वो चीज थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या होता है कि डिटेल्ड एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड, प्रोजेक्ट ऑफ अ, ठीक है, प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड बाय डिटरमाइनिंग द क्वांटिटीज। ठीक है, डिटरमाइनिंग द क्वांटिटीज एंड कॉस्ट, डिटरमाइनिंग द क्वांटिटीज एंड कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट अ कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एंड, ठीक है, प्रोवाइड एंड डू फॉर द satisfactory completion of the work। It is the best and most reliable फ्रॉम ऑफ एस्टिमेट। ठीक है, डिटेल्ड एस्टिमेट में आपका क्या होता है, देखो टू वे होता है, यूनिट क्वांटिटी मेथड एंड टोटल क्वांटिटी मेथड, दो चीज यहाँ पे होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चेक करते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है। ठीक है, if the activity A proceeds B but succeed C, then the network is आपकी एक्टिविटी ए जो है आपकी प्रोसीड कर रही है बी के तरफ, बट
जो बट सक्सीड सी देन नेटवर्क इज, इसका आंसर कैसे हो जाएगा? सिंपल, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका 93 का एक तरीके से डी, राइट। 93 का एक तरीके से यहाँ पे डी हो जाएगा, राइट। समझ रहे हो? इसमें क्या कर रहा है, चेक कीजिए। देखो 6 से मतलब यहाँ पे बी और ए जो है, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्टिविटी प्रोसीड, एक्टिविटी बी, ठीक है। एक्टिविटी ए इज प्रोसीड, ठीक है। एक्टिविटी ए इज प्रोसीड, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी बी से प्रोसीड कर रहा है। वहीं पे आपका यहाँ पे देखो, एक्टिविटी एक्टिविटी ए इज सक्सीड, एक्टिविटी ए इज सक्सीड टू एक्टिविटी सी, राइट। ये चीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से। क्या बोल रहा है, द आउटटर्न टास्क। जरा क्वेश्चन चेक कीजिए यहाँ पे। देखो, द आउटटर्न टास्क, आउटटर्न या फिर टास्क फॉर पर पर्सन ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार, और लाइम मोटार, ठीक है, इन आर्चेस, ठीक है। इसमें क्या करते हैं अपन, देखो क्या होता है, इन लाइम और सीमेंट मोटार इन फाउंडेशन, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है 1.25, ठीक है। यदि फाउंडेशन की बात यदि करें अपन तो वहां पे 1.25 लेके चलते हैं। वहीं पे सुपर स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 क्यूबिक मीटर में करते हैं। फिर वहीं पे आर्चेस की जब बात करते हैं तो 0.55 क्यूबिक मीटर पर डे, ठीक है, 0.55 क्यूबिक मीटर पर डे। और रबल स्टोन वगैरह की बात करें, सीमेंट मोटार, तो उसमें 1 क्यूबिक मीटर पर डे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सिंपल कितना हो जाएगा, 0.55 क्यूबिक पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक करो, द कारपेट एरिया ऑफ अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग मे बी ऑफ प्लिंथ एरिया, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सिंपल क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन आपका सिंपली हो जाएगा डी, मतलब 50% टू 65%, 50% टू 65%, ठीक है, 65% यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, द कारपेट एरिया है ना, द कारपेट एरिया ऑफ अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग में बी, द कारपेट एरिया रेसिडेंशियल, ठीक है, द कारपेट एरिया ऑफ अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग में बी, ठीक है, 50% टू 65% यहाँ पे हो जाएगा। समझ रहे बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपली क्या बोल रहा है चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर, देखते हैं क्या बोल रहा है ये। अच्छा, स्केल छोटा कीजिए, जूम आउट कीजिए, जूम, ओके। चीजें यहाँ पे ऐसी दिखनी चाहिए क्लियरली। चलिए अब इसको यहाँ पे अपन देखते हैं क्या बोल रहा है, राइट। ये वाले क्वेश्चन में जरा चेक कीजिए क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा टोटल फ्लोट देके रखा है, फ्री फ्लोट देके रखा है, तो इन सारी चीज में अपने को बात करनी है। देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। टोटल फ्लोट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम टाइम अवेलेबल, ठीक है। टोटल फ्लोट जो होता है, मैक्सिमम टाइम अवेलेबल एंड एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी, ठीक है। टोटल टाइम अवेलेबल, ठीक है, टोटल टाइम अवेलेबल एंड एक्चुअल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी, ये होता है टोटल फ्लोट। कहने का मतलब एफ टी बराबर आपका होता है यहाँ पे एल एफ टी माइनस ई एफ टी, ठीक है, एल एफ टी माइनस ई एफ टी एंड आपका एल एस टी माइनस ई एस टी, राइट। ये चीज यहाँ पे हो जाता है, एल एफ टी माइनस ई एफ टी एंड एल एस टी माइनस आपका ई एस टी, राइट। ये चीज यहाँ पर हो जाती है। ध्यान देने वाली बात ये थी अपनी, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसमें देखो, बट ये जो यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला है ना, इसने क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है इसका, ठीक है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं जल्दी से। क्वेश्चन 97 चेक करो क्या बोलता है। मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्डिनरी brick used for civil engineering work should not less than, right।
मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्डिनरी ब्रिक, मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑर्डिनरी ब्रिक, ऑर्डिनरी ब्रिक की आपकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो कितनी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सिंपली सी हो जाएगा। 5 न्यूटन पर से तो कम नहीं होना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन ordinary brickwork used for civil engineering work should not be less than 5 न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थंबनेल। ठीक है, थंबनेल एंड नाइफ स्क्रैचिंग टेस्ट, थंबनेल एंड नाइफ स्क्रैचिंग टेस्ट, राइट। ठीक है, नाइफ स्केचिंग टेस्ट इज टू डिटरमाइन। ठीक है, तो ये किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हार्डनेस को, राइट, हार्डनेस को। ठीक है, हार्डनेस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू डिफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट। ठीक है, और पेनिट्रेशन बाय मीन्स सच एज एब्रेशन, ड्रिल्ड, इम्पैक्ट, स्केचिंग एंड वियर, ये सारी कहानी यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो, थंबनेल एंड नाइफ स्क्रैचिंग टेस्ट इज आल्सो डन टू मेजर हार्डनेस ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 की बात करते हैं। देखो, during cement manufacturing, when clinkers are formed, kiln temperature approximately is। ठीक है, तो जब वहां पे अपन इसके लिए क्लिंकर्स बनाना रहता है तो उस टाइम में कितना आपका यहाँ पे टेम्परेचर रहता है, तो यहाँ पे रहता है 1600। ठीक है, 1600 याद रखना है। ठीक है, क्लिंकर में आपका सी आ रहा है, तो सी फॉर 16, सी फॉर 16। ठीक है, सिसोला, सिसोला याद रख लो, सिसोला, सिसोला। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ स्टेनलेस स्टील इज ड्यू टू, कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ स्टेनलेस स्टील इज ड्यू टू, ये तो सिंपल है आपका। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका क्या, क्रोमियम। क्रोमियम जब भी रहता है तो वहां पे क्या कहना चाहिए, आपका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बढ़ जाता है कोरोजन से, राइट। कार्बन जो होता है, कार्बन क्या होता है, इंक्रीज हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। कार्बन क्या करता है, हार्डनेस और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक है, मैंगनीज क्या करता है, इम्प्रूव्स हार्ट वर्किंग प्रॉपर्टीज, इम्प्रूव हार्ट वर्किंग प्रॉपर्टीज, मैंगनीज बढ़ाता है। वहीं पे जो क्रोमियम होता है वो तो पता ही चल गया आपका। ठीक है, सल्फर जो होता है, इम्प्रूव मशीनेबिलिटी, सल्फर जो होता है मशीनेबिलिटी को बढ़ाता है। और मॉलिब्डेनियम जो होता है वो क्या करता है, इम्प्रूव्स रेजिस्टेंस टू पिटिंग, रेजिस्टेंस टू पिटिंग। तो ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो अपना नेक्स्ट पेज अपन सीधे आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, ड्रैग लाइंस आर यूज टू एक्सकेवेट। ठीक है, ड्रैग लाइन किसको एक्सकेवेट करने के लिए यूज किया जाता है, हार्ड अर्थ बिलो ग्राउंड लेवल, सॉफ्ट अर्थ बिलो ग्राउंड लेवल, हार्ड अर्थ एंड ग्राउंड लेवल, सॉफ्ट अर्थ। तो इसका सिंपल है आपका, ड्रैग लाइन का यूज किया जाता है आपका बी। ठीक है, सॉफ्ट के लिए, सॉफ्ट अर्थ बिलो ग्राउंड लेवल, सॉफ्ट अर्थ बिलो ग्राउंड लेवल। ठीक है, सॉफ्ट अर्थ याद रखना है आपको, सॉफ्ट अर्थ, ड्रैग, ड्रैग। ठीक है, तो ड्रैग लाइन जो होती है वो सॉफ्ट अर्थ के लिए यूज किया जाता है, राइट, याद रहेगा ये। सॉफ्ट जहां पर भी सॉफ्ट के लिए आ गई, सॉफ्ट के लिए आ गई तो वहां पर ड्रैग लाइन को यूज करेंगे, राइट। चलिए, तो हमारा इस तरीके से 100 क्वेश्चन पूरी तरीके से खत्म होते हैं। 100 नहीं, 101 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको हमारे साथ में बने रहना है, देखते रहना हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।